बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये सब बताया। फिर फिर हम देखते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, प्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये सब देख लिया। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन देखा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन देखा, को एक्सटिंक्शन पढ़ लिया, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमने देखा डे बाय डे आज हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है। अब बारी आती है इसको बचाने की, कंजर्व करने की। लेकिन सवाल ये है कि कंजर्व करें क्यों? तो उसका आंसर भी यहाँ पर बहुत दिया हुआ है। अच्छा, दो रीजंस हो सकते हैं इसके, एक तो नैरो और दूसरा ब्रॉड। नैरो का मतलब वो छोटी चीज़ें जिनको हम आधारभूत बनाकर अपनी जीविका को आसान करते हैं, मतलब जिनको, इतनी हिंदी चलेगी नहीं चलेगी ना। तो नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब है कि वो यूजेस जिसके जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, नेचर से वो सारी चीज़ें हम लेते हैं जो हमारे काम को, डेली लाइफ को इजी बनाते हैं। और ब्रॉडली जिनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, है ना? तो नैरो मतलब छोटी मोटी चीज़ें, ब्रॉडली मतलब जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा। ओके, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग what biodiversity are obvious. Human derive countless direct economic benefit from nature. क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं नेचर से, वो देखो। पहली बात तो फूड मिल रहे हैं, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, lubricant dyes, resin, perfumes and प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है नेचर से, बायोडाइवर्सिटी से। ठीक, इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम काम नहीं चला सकते हैं। देयर आर अदर सोर्सेज। ठीक है, मतलब नैरोली यूटिलिटेरियन में आते हैं। और देखो, लेकिन है बहुत काम की चीज़, ऐसा नहीं बोल सकते कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी डेली लाइफ में। इनके ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, है ना? जैसे कि देखो, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग currently sold in the market worldwide are derived from plants. Are 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine and by native people around the world. बोल रहा है कि जितने भी आप देखते हो ड्रग्स हैं, जितना भी मेडिसिन है आज की डेट में, उस मेडिसिन का 25% तो आप देखते हो प्लांट से आ रहा है। 25,000 स्पीशीज जो है प्लांट के, वो मेडिसिनल है। ठीक है, और हमें कई सारी बातें तो आज पता भी नहीं है कि क्या पता और कितने प्लांट्स हो जिनका मेडिसिनल यूज़ हो, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, मतलब एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, nations endowed with rich biodiversity and can expect to reap enormous benefit. और भी कई हम इसको कई तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देयर आर मैनी वेज। लेकिन बात ये कह रहा है कि इन सब चीज़ों के बिना हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर हम इसको यूज़ नहीं करते। तो ये एक बात बोल रहे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। ठीक है, अब इसको एक्सप्लोर किया जाना बहुत बाकी है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमने पढ़ा था, इतना बड़ा एरिया है ना? वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही आता है। अब बारी आती है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। आपसे क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। नैरोली यूटिलिटेरियन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का क्या मतलब है? आर्ग्यूमेंट दैट सेज biodiversity plays a major role. Biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides.
द फास्ट डिविलिंग अमेजोन फॉरेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, अमेजोन फॉरेस्ट, कि भाई 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर वो कहाँ से आ रहा है, अमेजोन फॉरेस्ट से आ रहा है। इसी वजह से हमने देखा, आपको पहले भी बताया था, अमेजोन फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द प्लानट भी बोलते हैं। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द प्लानट भी बोल दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं कि पॉलिनेशन, ध्यान से सुनो, और भी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ ये नहीं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा अगर फॉर एग्जांपल प्लांट्स ही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट, सीड और एनी अदर सर्विस। तो पॉलिनेशन is another service ecosystem provide through pollinators, bee, bumblebees, birds और bats, इनका होना भी ज़रूरी है। और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कई सारे एस्थेटिक प्लेजर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी की मदद से हमें मिलते हैं। इनका आप कोई मोल नहीं लगा सकते, इंटेंजिबल है ये। ठीक है, इनका आप मोल नहीं लगा सकते। आप क्या इस, जैसे कई सारे एस्थेटिक प्लेजर्स हैं, जैसे आप कभी किसी हिली एरियाज में गए हो, हेलो, आवाज़ आ रही है, कभी किसी अगर हिली एरियाज में जाओ तो वहाँ पर आपको जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, कभी थिक वुड्स की रोड में, बीच में, किसी जंगल में चलते रहो, वो सुकून आपको कभी नहीं मिल सकता एक मेगा सिटी में बैठकर, राइट। नदी नदी में तैर कर और इन नेचर के बीच में रहकर जो एस्थेटिक प्लेजर्स मिलता है, वो नहीं मिल सकता। जैसे कि इसने भी कई एग्जांपल दिए हैं अच्छे अच्छे, द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, या बात करो वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। जैसे आपने वो डोरेमोन में देखा होगा, क्या होता है, स्प्रिंग फ्लावर्स पूरा ग्रो कर जाते हैं पिंक कलर के, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स दिखते हैं किसमें, पेड़ों पे। वॉकिंग वेकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग, बुलबुल के जो बुलबुल बुलबुल का जो सॉन्ग है नेचर में अपने आप बज रहा हो और आप उससे उठो, तो व्हाट कैन बी ब्यूटीफुल देन दिस, राइट। और इसका कोई आप मोल लगा सकते हो, इसका कोई पैसे, कितने पैसे में इसको खरीद सकते हो, इसका कोई मोल है क्या, टेल मी, बताओ, हेलो। ठीक है, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। देखो 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को, नैरोली, ब्रॉडली और एथिकल। एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी, देखो एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि ये जो चीज़ें आज हमें मिली है ना, ये हमारी नहीं है। ठीक है, हमने इन्हें ग्रो नहीं किया है, ये तो हमें विरासत में मिली है। अब क्योंकि ये चीज़ें हमें मिली है तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है टू केयर फॉर देयर वेलबींग, और इसको सही सलामत आने वाली जनरेशन को पास ऑन करें। लेकिन अगर हम इनका ऐसे बेधड़क ही यूज़ करेंगे, सेव नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो क्या ये आने वाली जनरेशन तक पहुंचेगा, नहीं। तो ये हमारा आर्थिक एथिकल आर्ग्यूमेंट में भी काम आता है, कि एथिकल आर्ग्यूमेंट भी है कि कंजर्व करें हम बायोडाइवर्सिटी को, राइट। चलो, अब ये तो समझ आ गया कि हमें, ये क्वेश्चन ये था कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। तो 3 पॉइंट्स देखे हमने, नैरोली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की चीज़ें काउंटलेस है, लेकिन ठीक है, फूड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ड्रग्स है, मेडिसिन हैं, और क्या क्या है जो हमें आज तक पता भी नहीं है, क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकता है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है ना, 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते आप इसके बिना, और उसे ही पॉल्यूट करोगे अगर आप, तो ये तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी है ही नहीं। ठीक है, आप आपको जीवन जीने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसे ही पॉल्यूट कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या है, कई सारे एस्थेटिक प्लेजर्स, एथिकल आर्ग्यूमेंट, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। लेकिन अब सवाल ये है कि कंजर्व करें कैसे, राइट, किया कैसे जाए कंजर्व। तो कंजर्व किया जा सकता है, हाउ डू वी कंजर्व, दो
ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दो तरह का कंजर्वेशन होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ कंजर्वेशन। कुछ समझ आया? पहले इसको ब्रॉडली समझ लेते हैं। इन सितु का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, सिंपल शब्दों में। यानी कि इन मतलब, यानी कि मुझे क्या करना है, जैसे कोई स्पीशीज़ है, मुझे टाइगर को प्रिजर्व करना है, तो मैंने टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए टाइगर जिस जंगल में था उस जंगल में ही उस टाइगर को रहने दिया, मतलब ऑन साइट उसके अंदर ही रहने दिया। तो इसे क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे इसे, बताओ जल्दी। इन, अंदर, इन सितु कंजर्वेशन। अब मैंने देखा कि भाई लोग क्या कर रहे थे, यहाँ जो फॉरेस्ट थे उसको जला रहे थे, तो जंगल ही जल चुके हैं। यहाँ कोलोनाइजेशन हो गया फॉर एग्जांपल, या यहाँ पर आप देखोगे कि लोगों ने शहर वसा दिए, इंडस्ट्रीज खोल दिए। उस केस में टाइगर तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो मुझे टाइगर को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और किसी जूलॉजिकल पार्क में ले जाना पड़ेगा। यानी कि मैंने उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको बाहर ला के उसको प्रिजर्व किया है। ऐसा भी करते हैं हम जूलॉजिकल पार्क में, और ऐसा ही करते हैं जूलॉजिकल पार्क में। तो ये क्या है, एक तरह का ये है इन सितु है क्या, ये नहीं, ये क्या हो गया, एक्स सितु, आउट सितु नहीं बोलते हैं, एक्स सितु कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन। तो ध्यान से सुनो, इन सितु कंजर्वेशन क्या बोल रहा है दोबारा, faced with conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots. अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है पहले तो ये बताओ, हॉटस्पॉट क्या होता है? हाँ, कोई चीज़ अगर जहाँ ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको हम बोल देते हैं हॉटस्पॉट। अगर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उसको हमने बोल दिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट एनीवेयर एल्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो समझ आ गया, एंडेमिज्म समझो। एंडेमिज्म का मतलब है, टर्म समझना, एंडेमिज्म का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर सी चीज़ है और वो वहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो वहीं पाई जा सकती है और कहीं नहीं पाई जा सकती है, तो इसे आप बोलते हो एंडेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एक खास तरह का मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालयन रेंजेस में मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया कहाँ मिलता है, एक मेडिसिनल प्लांट है हिमालयन रीजन से। तो ये एक तरह का एंडेमिज्म है, ठीक है, स्पेशल है, स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन और कहीं नहीं मिलेगा। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, शुरुआत में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट। पहले 25 थे, अब 25 से ज़्यादा हो गए, 25 में 9 और ऐड कर दिए गए, यानी कि अब टोटल कितने हॉटस्पॉट हो चुके हैं, 34। चलो, total number of biodiversity hotspot in the world is 34. These hotspots are also region of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots जैसे वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर करते हैं हमारी कंट्री को। ठीक है, ये याद रहेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि कौन से ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया को कवर करते हैं। तो ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट,
श्रीलंका, वेस्टर्न घाट बताया था मैंने, वेस्ट साइड, साउथ वेस्ट साइड में जो केरला है, केरला वाला रीजन, और केरला वाला रीजन हो गया, और कौन सा है इधर, तमिलनाडु हो गया, है ना, महाराष्ट्र का कुछ रीजन आ गया, तो ये सब क्या वेस्टर्न घाट में आ जाते हैं। श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, ये भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट आते हैं। इनमें से 3 जो है वो हमारी कंट्री को कवर करते हैं। कवर आवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, ऑल्दो all biodiversity hotspot put together cover less than 2% of अर्थ एरिया। अर्थ के लैंड का एरिया, अब वो लैंड एरिया कितना है, हम समझते हैं लैंड एरिया कितना है, बताओ, 70%, 30% के आसपास बोलते हैं हम, क्या है अपना अर्थ का लैंड एरिया है। उसमें से भी उस 30% का सिर्फ और सिर्फ 2%, उस 30% का सिर्फ और सिर्फ 2% क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड के का जितना भी लैंड एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया है, उसका सिर्फ और सिर्फ 2% एरिया आज की डेट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में गिना जाता है, तो जो कि बहुत कम है ना, इसको ज़्यादा होना चाहिए। The number of species they collectively harbor is extremely high, and strictly protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। यहाँ पर रीज़न ये हो सकता है कि ये हॉटस्पॉट घटते जा रहे हैं, क्या हो सकता है, मास एक्सटिंक्शन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सटिंक्शन हो रहा है। ये एक मैकेनिज़्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 500 स्पीशीज़ 500 स्पीशीज़ 10 साल में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो 500 स्पीशीज़ की वजह से सिर्फ और सिर्फ 500 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं किए, उसकी वजह से उस पर डिपेंड करने वाले और आप देखोगे 5000 स्पीशीज़ भी साथ के साथ किस में आ जाएंगे, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में, विलुप्त होने की कगार पे, है ना। अब जब ये 5000 स्पीशीज़ विलुप्त होने की कगार पर हो आ जाएंगे, तो आप ये देखोगे कि भाई 10 साल बाद या 5 साल बाद ये भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट। और जब ये एक्सटिंक्ट होंगे तो इससे जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होगा वो लगभग 50,000 का होगा। तो ये नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा, इसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन, है ना। अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट ईयर की बात है, ऑस्ट्रेलिया, किसी को बात ये पता है कि न्यूज़ कोई अगर देखता हो तो पता चला हो उसे कि लास्ट ईयर में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, किसी ने न्यूज़ में देखा ही, जिसमें एक स्पीशीज़ बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। कौन सी स्पीशीज़, कोआला, कोआला पता है, काफ़ी क्यूट होते हैं ये लोग, पता है क्या कोआला, बताओ कहाँ है, मैं देखना, सर्च करना कभी। लिलिमा है क्लास में, हेलो, नैन्सी, सौम्या, यशवर्धन, चनप्रीत, चनप्रीत है, ठीक है। देखो, तो मैं ये बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, और कोआला बोल रहे थे स्पीशीज, वो काफ़ी नुकसान में आ गई थी। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है। क्या बोला, अब यहाँ आ गया आपको एग्जाम्पल, आपसे अगर एग्जाम्पल पूछे, राइट द एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, तो क्या बोलोगे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज। क्यों इन सीटू का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में और नेशनल पार्क में और सेंचुरीज में आप उनको स्पीशीज को वहाँ से थोड़ी निकाल कर अलग कहीं रखते हो, आपने क्या किया, आपने वहीं पर उसको बैरिकेड्स लगा दिए, या वहीं पर तारे लगा दी, वहीं पर उस एरिया को एक तरह से सील कर दिया कि भाई, क्योंकि खतरा किससे है, खतरा तो ह्यूमन से है ना, अगर ह्यूमन ही उस एरिया में नहीं जाएगा तो वो प्रोटेक्टेड है अपना आराम से, तो आपने कुछ नहीं किया, वहाँ पर जस्ट फेवरेबल कंडीशन दिया उन्हें, और क्या कर दिया, उस उस रीजन की बाड़ाबंदी कर दी, तो इसको बोलते हो इन सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल ध्यान रखना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। इंडिया हैज़ नाउ 14 बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया के पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 14, 90 नेशनल पार्क्स हैं, और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं।
India has also a history of religious, cultural, traditional that emphasize protection of nature. इंडिया काफ़ी रिलीजियस कंट्री रही है और आज की डेट में है भी, ठीक है या नहीं है बताओ? इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ religious and cultural tradition that emphasize protection of nature. अब इसमें हमारा कल्चर इतना ज़्यादा, क्या बोलते हो आप, वास्ट है, और इसमें इसमें चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो नेचर को नेचर से काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज्ड है। कैसे? देखो आप, जैसे अगर देखो कोई भी अशोक वाटिका है फॉर एग्जांपल, या किसी भी तरह का कोई मंदिर देखो, तो उसके चारों तरफ आप देखोगे ग्रीनरी है। उसके चारों तरफ वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट गार्डन ऐसा ग्रो करके रखते हैं। होता है कि नहीं होता है? अब किसी को कोई हिम्मत है क्या कि वो वहाँ पर जाए और बोले कि वहाँ क्या बोलते हैं, टेम्पल के आसपास का एरिया है, वहाँ जाए और लकड़ी काट के ले आए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये भी एक तरह से क्या हुआ, रिलीजियस वे से लोगों ने नेचर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। लोगों ने फिर क्या शुरू कर दी, लोगों ने, आप देखोगे कई ऐसा रिलीजन है, या इंडिया में भी आप हिंदू रिलीजन में भी आप देखते हो, कई कई में तो हम लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, या कई कई ऐसे आम के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि हमारे रिलीजन में या कई रिलीजन्स में आप देखते हो कि कल्चरल ट्रेडिशन ये बन गया है जिससे हम इनका नेचर का प्रोटेक्शन करते हैं। इन मैनी कल्चर, ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन। अच्छा देखो, वो सुना है आप लोगों ने, ये वृंदावन, वृंदावन में पूरा का पूरा जंगल है जिसे ऑस्पिशियस माना जाता है। ये बात पता है किसी को? है ना? तो कृष्ण और राधा का जहाँ पे मंदिर भी है, तो उसे वो जो पूरा जंगल है उसे काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। वहाँ पर कोई जाके पेड़ नहीं काट सकता। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। ठीक है, दैट इज़ गुड। सच सेक्रेड, इनको क्या बोला जाता है, सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं? खासी और जैंतिया हिल्स। कहाँ पर है ये? मेघालय में। खासी और जैंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स में अरावली हिल्स में, जो अरावली हिल्स का है राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, और सरगुजा, चंदा और बस्तर एरिया मध्य प्रदेश का। इन मेघालय, द सेक्रेड ग्रोव्स आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। ये समझ आई बात आपको? सेक्रेड ग्रोव्स, एक क्वेश्चन आता है आपसे कि सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स को अब मैं हिंदी में लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब होता है पवित्र उपवन। समझ आया सेक्रेड ग्रोव्स का क्या मतलब है? तो ये क्या है, जैसे मंदिर है, मंदिर एक्सेट्रा के आसपास जो हमने एरिया बनाया हुआ है, वहाँ भी हमने काफ़ी प्रोटेक्ट किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी को। ये भी एक तरीका है। और ये क्या है, एक्स सितु है या इन सितु है? हमने वहाँ से उस सब बाहर निकाल दिया या वहीं पर रहने दिया सब और उसी को मेंटेन किया? एक्स सितु हुआ या इन सितु हुआ सेक्रेड? इन सितु कंजर्वेशन हुआ, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राजघाट गए हो, राजघाट गया कोई, स्कूल में ले जाते हैं, तो वो देखो कितना बड़ा एरिया है और उसमें उन्होंने कंजर्व किया हुआ है ना? वहां जाके कोई पेड़ काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। नेक्स्ट आता है एक्स सितु कंजर्वेशन, जहां पे इन दिस अप्रोच थ्रेटन्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स इन दिस अप्रोच जो थ्रेटन्ड एनिमल्स हैं, जो खतरे में हैं एनिमल्स, डरे हुए एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाला जाता है और किसी सेफ जगह पर प्रोटेक्ट किया जाता है और दिया जाता है स्पेशल केयर। एग्जाम्पल के तौर पर जोलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ठीक है, उसमें क्या एग्जाम्पल बताया था? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन. Zoological park, botanical garden and wildlife safari parks are the example of ex situ conservation. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to maintained in zoological park. In recent years, ex situ conservation has also advanced
Beyond keeping threatened species in closer, now gamete of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods. हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, देखो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, एग और देखो आईवीएफ पता है सभी को, आईवीएफ पढ़ाया हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं लैब में, तो वो तो ह्यूमन का करते हैं, ऐसा ही हम किसका कर सकते हैं, एनिमल्स का भी कर सकते हैं। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पर्म को प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय तक, स्पर्म या नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो खतरे में है, उन स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए उन फर्टाइल उन, ठीक है, गैमीट को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, याद रखना। एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, और इन एग्स को इन विट्रो टेक्निक्स में फर्टिलाइज कर दिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, जो हमने चैप्टर 4th में पढ़ा था। प्लांट कैन बी प्रोपगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, टिश्यू कल्चर मेथड की मदद से हम प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। सीड्स को भी हम लोग सीड बैंक्स में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, समझ आया। फिर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन देखा है मैंने, प्रीवियसली पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब ये देखो कितना अच्छी बात कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्री थोड़ी है ना भाई। अब क्या बारिश को पता है कि मुझे पाकिस्तान में गिरना है कि इंडिया में गिरना है, बताओ, वो तो इक्वल, ठीक है। हवा हवा जो है, हवा हवा को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि भाई ये हवा जो है वो इधर चलेगी, इंडिया में चलेगी, और वो पाकिस्तान में, कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं जानता, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयर फॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। इसी वजह से इसका जो कंजर्वेशन है, इसको बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक नेशन की या किसी 2 नेशन की नहीं है, या जो खतरे में है उन नेशंस की नहीं है, सभी नेशंस की है। क्योंकि इवेंचुअली अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहा तो ऐसा है कि कोई एक नेशन बच जाएगा और दूसरा सब मर जाएंगे, सभी मरेंगे ना साथ के साथ, तो सभी को ले डूबेगी ये आपदा, तो जैसे हुआ था अभी। तो हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऐसा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं इन सब बातों पे, तो जिन बायोडाइवर्सिटी पर, और विचार जो करते हैं उसको क्या बोला है, अर्थ समिट। ये अर्थ समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, कब, 1992 में, जिसमें सभी नेशन ने अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने की बात कही थी, ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। क्या करेंगे, हम कंजर्व करेंगे, ठीक है, कंजर्व करेंगे किसको, बायोडाइवर्सिटी को, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे ऑफ इट्स बेनिफिट। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से उसको यूटिलाइज किया जाएगा, ओवर यूज़ नहीं किया जाएगा, एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। जितना यूज़ है नीड के हिसाब से, और नीड को ग्रीड बनने से बचाने के लिए कई तरह के लॉज और नॉर्म्स लाए जाएंगे, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप समझते हो, बचाया जाएगा डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को 2 तरीके से बचाया जा सकता है, हमने डिस्कस किया, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन, ठीक है, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर हुआ था एक वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे पूरा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसी ऐसी कई क्या बनी हुई है, ऐसी बड़ी बड़ी, यूनेस्को है जैसे, WHO है, ऐसे ऐसे वर्ल्ड लेवल पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, जिस पर अलग अलग जो है कंट्रीज़ भाग लेती हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ भाग लेती हैं। तो ऐसे ही जैसे आप देखते हो, इंडिया से भी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए PM मोदी जाते हैं, ऐसे ही अलग अलग कंट्री के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में एक एक मीटिंग बैठाते हैं और उसको सबमिट बोलते हो। हर मीटिंग का अपना एक मुद्दा होता है, कभी कभी जो है हंगर हो सकता है, कभी नेचर हो सकता है। तो जो आपको इसमें क्या याद रखना है, अर्थ समिट, जो पहला अर्थ समिट हुआ था, किस पर हुआ था,
जो पहला अर्थ समिट हुआ था उसका टॉपिक था द हिस्टोरिक कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी जिसे द अर्थ समिट बोला गया। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, और वो 1992 की बात है। ठीक है, उसमें सारे वो अप्रोप्रिएट नेशंस ने अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए थे, सभी नेशंस ने। ठीक है, हालांकि उतना कुछ असर दिखता नहीं है। फिर उसके बाद भी क्या हुआ, फिर से एक मीटिंग हुई जिसे वर्ल्ड समिट बोला, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बार टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कब हुआ? 2002 में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया, शपथ ली और कमिटमेंट दिया कि वो कुछ गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जिनको वो अचीव करेंगे 2010 तक। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। वो क्या क्या उन्होंने वचन दिया, क्या ऐसा कमिटमेंट दिया? एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लॉस एट ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पर। ठीक है, हमें काम तो इसी इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा ना, क्योंकि शुरुआत जो होगी वो कहाँ से होगी? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की लोकल लेवल से शुरू होगी। बात कहाँ से शुरू होगी? लोकल लेवल से, रीजनल लेवल, और फिर तभी तो ग्लोबल लेवल पर हम बचा पाएंगे। तो ज़रूरत है कड़े नॉर्म्स बनाने की, ठीक है, लॉज बनाने की, और एक एक आप देखो, ये भी इकोनॉमिकली काफ़ी सारा आप बोल सकते हो कि सेंशन, कई सारा पैसा सेंशन करने की भी, जिससे कि हम क्या कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। और ये कंट्रीब्यूशन पूरे सभी नेशंस का होना चाहिए। कोई एक नेशन मिलकर, कोई एक स्टेट मिलकर, कोई लोकल लेवल पर करना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।